चैप्टर 175 आइस क्वीन का गुस्सा। मेरे डुअल एलिमेंट्स का उस नए एलिमेंट से क्या लेना देना है? आरव ने पूछा। पहले एकांश को जाने दो। बख्तावर बेवकूफ नहीं था जो आरव की बातों में उलझा रहता। मुझे सच सच बता दो, मैं इसे जाने दूंगा, आरव ने कहा। क्या मैं तुम्हें कोई 3 साल का बच्चा लगता हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? कुछ भी करो, तुम्हें तो मरना ही है। अगर तुम इसे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा, और अगर ये नया एलिमेंट बनाने का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो शायद किसी मैजिक एसोसिएशन की खास किताब में तुम्हारा नाम भी छपवा दूं, बख्तावर ने कहा। आरव जानता था कि बख्तावर का सब्र अब खत्म हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर समायरा की तरफ देखा। समायरा ने उसे देखकर अपना सिर हिलाया। धीरे धीरे आरव की बॉडी पर जो फ्लेम्स थे वो बुझ गए और उसने एकांश की तरफ देखा। तभी बख्तावर ने आगे कहा, इस एक्सपेरिमेंट के टेस्ट सब्जेक्ट सिर्फ कुछ वक्त ही जिंदा रह पाते हैं। इसके अलावा उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी इतनी मुश्किल प्रोसेस को नहीं झेल पाती। जैसे ही एक्सपेरिमेंट के दौरान दी गई एक खास दवाई का असर खत्म होता है, उनकी मौत हो जाती है। कुछ टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि उनकी सारी जीवन शक्ति सिर्फ कुछ ही समय में खत्म हो जाती है। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत से अभी तक एक भी टेस्ट सब्जेक्ट जिंदा नहीं बचा है। आरव ने एकांश को छोड़ दिया था और वो बख्तावर के पास जा रहा था, लेकिन वो अब भी डरा हुआ था कि कहीं आरव अचानक अपने रोज फ्लेम से उस पर हमला न कर दे, इसलिए वो बुरी तरह से कांप रहा था। अगर आरव सच में इस दौरान उस पर हमला कर देता तो बख्तावर भी उसे नहीं बचा पाता। ये कितना दरिंदगी भरा एक्सपेरिमेंट है। तुम्हारे लिए तो इंसानों की अहमियत ही खत्म हो गई है। तुम उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो, श्रेया ने गुस्से में कहा। तुम कुछ भी सोचो, ये एक्सपेरिमेंट दुनिया बदल कर रख देगा। इसकी शुरुआत तो कुछ अजीबोगरीब पैरासिटिक बीस्ट को देखकर हुई थी, बख्तावर ने कहा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये एक्सपेरिमेंट कितना अमानवीय था। यहाँ तक कि मैजिक एसोसिएशन के बैन करने के बाद भी उसने ये एक्सपेरिमेंट बंद नहीं किया था। वो बस किसी भी तरह इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाना चाहता था। अगर एक बार उसका ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से सफल हो जाता तो फिर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। पैरासाइट बीस्ट, तुम जिंदा इंसानों को उनका शिकार बना रहे हो। ये सब सुनकर आरव कांप उठा था। उसे तुरंत उस राक्षसी महामाया की याद आ गई थी। उसने ना जाने कितनी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाकर राक्षसियों में बदल दिया था। आमतौर पर ऐसे पैरासाइट बीस्ट कॉम्बैट में बहुत शक्तिशाली होते थे। इंटरमीडिएट रैंक मैजिशियन भी उनके लिए मच्छर की तरह होते थे, जिन्हें वो आसानी से मसल सकते थे। इतना सब कुछ एक सिर्फिरा इंसान ही सोच सकता था। तुम्हें डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। हमसे नफरत करके तुम्हें क्या मिलेगा? कई लोग शांति से मर गए, या फिर ये कहना चाहिए कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कई लोगों को तो मार ही दिया गया। कितने दुख की बात है। लेकिन तुम तो एक नए एलिमेंट के जन्म के लिए मरोगे। इतना बड़ा बलिदान। बख्तावर अपनी बात के बीच में ही रुक गया। उसने देख लिया था कि एकांश आरव से काफी दूर आ गया था, इसलिए अब बातों में और वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। अब वो सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स को मारकर आरव को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाना चाहता था। जब अगली बार मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जहां तक रही तुम्हारे घिनौने एक्सपेरिमेंट की बात, तो तुम उसके सपने देखते ही रह जाओगे, आरव ने गुस्से में कहा। अरे मैं तो डर गया, ये बोलकर वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। मार दो इन सबको, बख्तावर ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया। तभी आरव के पीछे से एक बेहद खतरनाक आइस फैलने लगी। समायरा के चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। उसकी इस आइस एनर्जी के कारण वो हल्की सी जमीन से ऊपर उठ गई थी, और उसके लंबे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। वो सच में एक बहादुर योद्धा की तरह लग रही थी। आइस क्रिस्टल धनुष, हमला करो। ऐसा लग रहा था कि समायरा एक आइस क्वीन में बदल गई थी। उसके हाथ में एक ऐसा जादुई धनुष आ गया था जो हर चीज को बर्फ में बदल सकता था। वहां का तापमान अचानक गिर गया। बर्फीली हवाएं चल रही थी। जमीन, आसपास के पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से जम गए थे। यहाँ तक कि बादल भी बर्फ से जम गए थे। समायरा ने आरव की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपने आइस क्रिस्टल धनुष का इस्तेमाल 24 घंटों में 2 बार करेगी। वो अपनी बॉडी की शक्ति को खत्म होता महसूस कर पा रही थी। ये सारी शक्ति उसके आइस क्रिस्टल धनुष में जा रही थी। उसका सिर घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश होकर गिर जाएगी, लेकिन इस वक्त उसके लिए ये रिस्क लेना बहुत जरूरी था। आरव सिर्फ उसके लिए थोड़ा वक्त देने की कोशिश कर रहा था। जिस पल आरव ने एकांश को उसकी गर्दन से पकड़ा था, समायरा समझ गई थी कि अगर वो अपने आइस क्रिस्टल धनुष का इस्तेमाल नहीं करती तो उनकी पूरी टीम की जान जा सकती थी। आरव और समायरा ने एक दूसरे की चुप्पी समझ ली थी।
आरव भी जानता था कि अगर उन्हें इतने शक्तिशाली लोगों से मुकाबला करना था तो उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ वो आइस क्रिस्टल धनुष था। लेकिन अगर वो अपने आइस क्रिस्टल धनुष से एडवांस लेवल मैजिक जितना शक्तिशाली हमला करने की कोशिश करती तो इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। ये क्या? आइस डोमेन, एक सोल ग्रेड आइस सीड? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। बख्तावर बुरी तरह हैरान था और बौखला गया था। समायरा के पास एक सोल ग्रेड आइस सीड था और एक ऐसा आइस क्रिस्टल धनुष था जिसका एक हमला एडवांस लेवल मैजिक के बराबर था। ये हमला बख्तावर और उसके सैनिकों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था। जैसे जैसे इसका डोमेन उन बैटल मैजिशियंस की तरफ फैलने लगा, वो लोग खुद को जमता हुआ महसूस कर पा रहे थे। उनके इंटरमीडिएट स्पेल्स इस्तेमाल करने की रफ्तार कम हो गई थी, यहाँ तक कि बख्तावर को भी अपनी स्पेल्स इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही थी। दूसरी तरफ समायरा का आइस क्रिस्टल तीर धीरे धीरे बनता जा रहा था। इस बार समायरा ने अपने मैजिक से जो आइस क्रिस्टल तीर बनाया था वो पिछले वाले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बनते वक्त वहां एक बर्फीला तूफान आने लगा था। देखते ही देखते उसके आइस क्रिस्टल धनुष में एक तीर आ गया था जिसकी शक्ति से एक एडवांस्ड मैजिशियन भी डर गया था। बिना वजह लोगों को मारना, इंसानों के साथ इतनी बेरहमी करना, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी, समायरा ने खुद से कहा। भले ही इस आइस क्रिस्टल धनुष से हमला करने पर उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उसने ठान लिया था कि आज वो इन इंसानियत के कातिलों को नहीं छोड़ेगी। वो बैटल मैजिशियंस की पवित्र यूनिफॉर्म पहनने के लायक नहीं थे। समायरा ने पूरी हिम्मत से ये तीर छोड़ दिया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया और जहां जहां से गुजरा वहां के पौधे, पत्थर, जमीन सब कुछ जम गए। बख्तावर भी कुछ कम नहीं था, वो तुरंत इसके निशाने से हट गया। समायरा का आइस क्रिस्टल तीर सीधा जाकर एक बैटल मैजिशियन के सीने में जा लगा, जो अपनी लाइटनिंग स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ये तीर अपने शिकार के अंदर नहीं गया बल्कि एक बड़ा धमाका हुआ और चारों तरफ बर्फीले फूल और क्रिस्टल्स फैल गए। ये नजारा एकदम दंग कर देने वाला था। सुबह के वक्त में आमतौर पर चिड़िया चहचहा रही थी, चारों तरफ खुशी का वातावरण होता था, लेकिन समायरा के आइस क्रिस्टल तीर का धमाका जब रुका तब सब कुछ एकदम शांत हो गया था। वहां जिंदगी का कोई सबूत बाकी नहीं था। समायरा के हमले के बाद हवा में उड़ते हुए बर्फ के बादल अचानक एक बर्फ की बाढ़ में बदल गए थे, जो सीधा नीचे आ रही थी। क्योंकि आसपास की चीजों पर पहले ही बर्फ जम गई थी, इस बर्फ की बाढ़ ने आकर बख्तावर की तरफ के थपेड़ों को तहस नहस कर दिया था। जमीन भी पहले ही जम चुकी थी और बख्तावर और उसके सैनिक बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे। ज्यादातर सैनिकों के चेहरे पर डर दिख रहा था, कुछ तो अपनी स्टार एटल्सेस बनाते बनाते ही जम गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक इंटरमीडिएट मैजिशियन इतने शक्तिशाली आइस क्रिस्टल धनुष को समन करके उसका इस्तेमाल कर पाएगी, या फिर उसके पास इतनी कम उम्र में एक सोल ग्रेड आइस सीड होगी। उसका डोमेन इतना ताकतवर था कि अकेले ही उन सारे सैनिकों और बख्तावर, जो कि एक एडवांस्ड मैजिशियन था, उसको रोक दिया था। समायरा का ये हमला सच में बेहद शक्तिशाली था। यहाँ तक कि आरव, जिसने एक रात पहले ही इसकी शक्ति देखी थी, वो भी एक बार फिर इसे देखकर हैरान रह गया था। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समायरा के पास इतनी खतरनाक शक्ति आई कहां से थी और उसने इसे सबसे छिपाकर क्यों रखा था। जब आरव ने समायरा की तरफ देखा तो उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से किसी ने उसकी सारी शक्ति खींच ली हो। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, समायरा के आइस क्रिस्टल धनुष में एक दरार आई और वो टूटकर बर्फ में मिल गया। समायरा महसूस कर पा रही थी कि उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। अचानक उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि तभी आरव ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। आरव, समायरा ने पुकारा। आह, मैं यही हूँ समायरा, मैं तुम्हारे साथ। बेहोशी की हालत में समायरा ने आरव के इन लफ्जों को सुन लिया था। समायरा की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी और आरव बुरी तरह से डर गया था। जब उसने समायरा की हल्की हल्की धड़कनों को महसूस किया तब उसकी जान में जान आई। अगर समायरा को आज कुछ हो जाता तो आरव बख्तावर को कभी भी माफ नहीं कर पाता। जल्दी भागो सबके सब यहाँ से, आरव ने अपने टीम मेंबर से चिल्लाकर कहा। श्रेया, रुद्र, प्राची, रूही और बाकी के लोग अब भी समायरा के आइस क्रिस्टल धनुष की शक्ति को देखकर दंग थे। जब आरव ने जोर से चिल्लाया तब उन्हें होश आया कि उनकी जान खतरे में थी। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि आरव ने उन्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो समायरा के लिए थोड़ा वक्त दे रहा था ताकि वो अपने आइस क्रिस्टल धनुष का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने समायरा की तरफ देखा जिसने उन सबको बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसका शुक्रिया कैसे अदा करें। रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। समायरा को अपने साथ ले जाओ, ये लोग यहाँ मेरे लिए आए हैं, मैं इनसे निपटता हूँ।
रुद्र, लड़कियों का ध्यान रखना। आरव ने समायरा की तरफ देखा और फिर रुद्र से कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसे कुछ भी होने मत देना। रुद्र ने आरव की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। तुम फिक्र मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, तुम भी इन सब से संभल कर रहना। ये कहकर रुद्र बाकी स्टूडेंट्स के साथ वहां से भागने लगा। अब आरव अपना एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसकी निगाह बख्तावर पर पड़ी जो बस उस बर्फ से बाहर निकलने ही वाला था और फिर बाकी के सैनिकों पर जिनकी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। उसने पीछे मुड़कर अग्निगढ़ शहर की तरफ देखा। अब उसके पास शहर में जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था, उसी शहर में जहां से वो कई डिमन बीस्ट के चलते भागकर आया था। समायरा का आइस क्रिस्टल तीर एक बार में बख्तावर और उसके सारे सैनिकों को नहीं मार सकता था। ये नामुमकिन था। वो बस उन्हें कुछ देर रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि उन सबको वहां से भागने का वक्त मिल जाए। आरव जानता था कि वो लोग उसके लिए आए थे। वो बाकी लोगों के साथ जाकर उनकी जान खतरे में कैसे डाल सकता था। उसके दुश्मनों के पास कई सारे गरुड़ पक्षी थे और एक एडवांस्ड मैजिशियन भी था। अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो तुरंत पकड़ा जाता। जिस जगह उसके बचने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो था ये सुनसान अग्निगढ़ शहर, जो ना जाने कितने डिमन बीस्ट से भरा हुआ था। अब आरव को उन लोगों से बचने के लिए इन डिमन बीस्ट का सहारा लेना था। वो मैजिशियंस को आसानी से मार सकते थे और कल रात ही उसे ऐसी ही एक खतरनाक वशीकरण मकड़ी मिली थी जो लोगों को आपस में लड़वा भी सकती थी। आरव शहर में जा रहा है, टीम में से किसी ने कहा। उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें अलग अलग ग्रुप्स बनाने होंगे। ये लोग नहीं चाहते कि इनका सीक्रेट दुनिया के सामने आए, इसलिए ये हम सबको मारने की कोशिश करेंगे और यही वजह है कि हम सब एक साथ नहीं भाग सकते, वरना हम सब मारे जाएंगे, रुद्र ने कहा। ठीक है, तो हम पहले जाते हैं। ईशान और आरुष इतना ज्यादा डरे हुए थे कि उनकी तो बस पैंट ही गीली होने वाली थी। उन्हें लग रहा था कि वो तो इस सब के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे और फिर भी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अब जब उन्हें यहाँ से भागने का मौका मिला था, वो उसे गंवाना नहीं चाहते थे और सच कहा जाए तो उन्हें किसी और से कोई मतलब भी नहीं था। वो बस कैसे भी करके उन बैटल मैजिशियंस के चंगुल से बचकर जिंदा वापस अपने घर पहुंचना चाहते थे। ठीक है, मैं रूही को अपने साथ ले जाता हूँ, ललित ने कहा। रूही अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और काफी कमजोर थी। वो ललित की बहुत शुक्रगुजार थी कि उसे अपने साथ ले जाने के लिए वो तैयार था। रुद्र ने बेहोश समायरा की तरफ देखा, घायल प्राची की तरफ देखा और फिर आखिर में आरव की तरफ देखा, जो उन सबको बचाने के लिए वापस उस डिमन बीस्ट से भरे हुए शहर में जा रहा था। तुम तीनों मेरे साथ चलोगी, रुद्र ने तय कर लिया था। वो डरा हुआ तो था कि वो तीन लड़कियों को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। वो भी ईशान और आरुष की तरह वहां से दुम दबाकर भागना चाहता था, लेकिन वो ये कैसे भूल सकता था कि उन सब की जान बचाने के लिए समायरा ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी और आरव भी अकेले उस शहर में चला गया था ताकि किसी और को उसकी वजह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो उन लड़कियों को छोड़कर भाग नहीं सकता था। अब वो लड़कियां उसकी जिम्मेदारी थी।